जिसमें जानेंगे सीसेट को क्वालिफाई कैसे करें। सीसेट एक क्वालिफाई करने का एक ऐसा दरिया है कि आप जानते हैं कि यूपीएससी की यात्रा में प्रीलिम्स से होते जब आप मेन से गुजरते हुए इंटरव्यू तक जाते हैं तो वहाँ प्रत्येक चरण का अपना अपना योगदान रहता है। तो प्रीलिम्स में भी अगर GS1 की जितना योगदान है उतना ही सीसेट का भी योगदान है। बहुत सारे विद्यार्थी इसको लाइटली लेते हैं कि हल्के में कि हम इसको क्वालिफाई कर लेंगे या इसको लास्ट मोमेंट पे तैयार कर लेंगे या ये हमें करना आता है, हम मैथ्स के बल पे तैयार कर लेंगे या कंप्रीहेंशन से इसको क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन जब वो एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो प्रेशर के साथ अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी समझ के आधार पर प्रश्नों को नहीं समझ पाते हैं। ट्रिक, कंसेप्ट, फॉर्मूले जैसे याद कर लेते हैं, लोगों ने पढ़ाया वैसे पढ़ लेते हैं, नोट्स इकट्ठा कर लिए उसको कर लेते हैं, लेकिन नहीं। सीसेट के अंतर्गत अगर देखा जाए तो एक ही वर्ड इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है ए, जिसको सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। ए मतलब एप्टीट्यूड, मतलब एक ऐसी योग्यता चाहता है यूपीएससी जो आप अपनी समझ के आधार पर उसका निर्णय ले सकें। निर्णय जब ले पाएंगे जब आपकी स्ट्रेटेजी बढ़िया होगी। स्ट्रेटेजी बढ़िया जब होगी जब आपके पास जो आपकी डायरेक्शन है वो बढ़िया होगी। आप कितना ही तेज दौड़ते हैं, कितना ही गति से चलते हैं, कितना ही समझदारी, कितना ही आपके अंदर नॉलेज है, लेकिन अगर आपके पास डायरेक्शन बढ़िया नहीं होगी तो आप अपने कहीं ना कहीं ट्रैक पर नहीं पहुंच पाएंगे जहां आपका डेस्टिनेशन है। तो लवासना की यात्रा को तय करने के लिए ये भी एक क्या है आपका लक्ष्य है, ये भी एक आपका एक ड्रीम है कि हमें सीसेट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। तो सीसेट क्वालिफाई करने के लिए आप जानेंगे कि विदाउट मैथ के जो फॉर्मूले हैं, जो ट्रिक्स हैं, जो कंसेप्ट हैं, उनके बिना अपनी दिमाग की सोच से, दिमाग की जो आपके अंदर योग्यता है, जो एबिलिटी है, उसके माध्यम से प्रश्नों को कैसे हल किया जाए चर्चा करेंगे। आप 2021 से 20-19 जितने भी पेपर लास्ट ईयर 2011 से हुए हैं सीसेट के, अगर सबको उठा के एनालाइज कर लिया जाए तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि आप ही की कलम से, आप ही के द्वारा, आप ही की कॉपी पे 35-40 क्वेश्चन ऐसे में करा दूंगा जो आपको सिर्फ किसी फॉर्मूले से, किसी कंसेप्ट से, किसी तरीके से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ दिमाग में बैठे हुए ज्ञान को अगर हम लोग इंप्लीमेंट कर लें तो उसी के माध्यम से सोल्व कर लेंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि सीसेट को क्वालिफाई करना, अपनी इस मझधार से अपनी नाव को निकालने के लिए, जो डर है जो दूर करने के लिए, तो आइए जुड़िएगा। हम लोग सीसेट का एक बेसिक फाउंडेशन मिनिमम कॉस्ट पर ओनली 5000 की कॉस्ट पर एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं। कब से? 1 फ़रवरी से। अब 1 फरवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है। इस बैच में हम लोग कई तरीके जानेंगे कि किस तरीके से सीसेट के जो पार्ट है पढ़ें। जैसा कि आप जानते हैं लगभग 80% जो सिलेबस से क्वेश्चन जो होते हैं, 20% जो क्वेश्चन होते हैं वो मैक्सिमम पार्ट से आ जाते हैं। अब इसी को कैसे समझना है जानेंगे। हम क्या करेंगे इसमें, पहली चीज को समझते हैं फिर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। सीसेट के अंतर्गत अगर देखा जाए तो हमारे पास कई तरीकों से चीजों को इवैल्यूएट करेंगे। पहले लास्ट ईयर के पेपर के सामने आपके सामने दिखाऊंगा कि लास्ट ईयर के पेपर में बिना मैथ के फॉर्मूले के जाने, बिना रीजनिंग के कंसेप्ट को जाने, अपने दिमाग की तर्क शक्ति से, अपने दिमाग की समझ से किस तरीके से प्रश्नों को हम लोग हल कर सकते हैं। इसलिए हम लोग करेंगे लास्ट ईयर के सारे पेपर हम लोग एनालाइज कर लेंगे, विद टॉपिक वाइज करेंगे, ना कि सब्जेक्ट वाइज करेंगे, टॉपिक वाइज। मान लीजिएगा अपने परसेंटेज को हम लोग जब पढ़ेंगे तो परसेंटेज के जितने प्रश्न अभी तक आ चुके हैं उनके साथ जितने भी यहाँ से कोर एरिया है जहाँ से प्रश्न आने की संभावना होती है, तो कोर एरिया के साथ जो बेसिक बातें हैं, जो बेसिक टॉपिक की थीम होती है कि इससे प्रश्न आ जाते हैं, तो बेसिक से लेकर एडवांस की तरफ हम लोग मूव ऑन करेंगे और सारे प्रश्नों को 1 बाय 1 करके हल करेंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ से लास्ट ईयर के पेपर भी हो जाएंगे, बेसिक टर्म जितनी भी हम वो भी हो जाएगा। तीसरा पॉइंट हम आपके सामने प्रैक्टिस को भी कराऊंगा कि जो इससे प्रश्न है वो जहाँ से निखारने की जो प्रवृत्ति है टेस्ट के माध्यम से, वो भी यहाँ पे आपकी बिल्ड हो जाएगी। उसके बाद डेफिनेटली आपसे बोल रहा हूँ कि सीसेट क्वालिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा। तो जिनको डर लगता है कि सीसेट बहुत एक बड़ा सेगमेंट है जहाँ हमें इसको पास करना आपके लिए डेडलाइन है, तो आइए जुड़िए 1 फरवरी को। हम लोग 1 फरवरी से बैच को स्टार्ट करते हैं और मिनिमम फीस में बैच है, जहाँ तक सिर्फ इतना इसका एक ध्येय है कि मैक्सिमम लोगों को सीसेट क्वालिफाई कराना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आइए पढ़ते हैं कि सीसेट क्वालिफाई करना कैसे चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं जितने भी क्वेश्चन हैं ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन आपके सामने हैं। लास्ट ईयर के क्वेश्चनों को इवेलुएट करने का सिर्फ एक ही तरीका आपके सामने बता रहा हूं कि सीसेट के अंतर्गत मैथ्स को सॉल्यूशन कैसे करना चाहिए, ये रीजनिंग को कैसे करना चाहिए, ये सब बातें आपके सामने रखेंगे। जैसा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, A shopkeeper gives a 5 article free on the purchase of 15 articles and gives an additional discount of 20%. Then find the value of total discount in the percentage. It means एक दुकानदार 15 वस्तु खरीद पर 5 वस्तु मुफ्त देता है और 20% की और क्या करता है, अतिरिक्त छूट देता है। तो कुल छूट का मान परसेंटेज में कितना होगा।
ऐसे प्रश्न जब एग्जाम में आते हैं तो इसके लिए आप देखेंगे कि क्वेश्चन किस चीज़ का है, परसेंटेज का, प्रॉफिट लॉस का, ये डिस्काउंट का। ये तीन एक पेयर्स हैं जहां से प्रश्न आने की संभावना दिख रहती है। अब सोचो इस प्रश्न को करने के लिए दिमाग में लगाना पड़ेगा कि किस तरह के डिस्काउंट निकालते हैं, ये लगाना पड़ेगा किस तरीके से हम लोग छूट देते हैं। लेकिन नहीं यार, पहले समझो इस चीज़ को सोल्यूशन करने के लिए दिमाग में एक पिक्चर हो जानी चाहिए। कैसे करेंगे आइए बात कर लेते हैं। अब एक बात सोचिएगा, दिमाग में एक चीज लाइएगा। अगर मान लीजिएगा उसने, कोई दुकानदार है, कोई शॉपकीपर है, 15 वस्तुओं के साथ 5 वस्तु दे रहा है, तो कितनी वस्तु आपको देना चाह रहा है? वो 20 वस्तु देना चाह रहा है। देखिए सारे क्वेश्चन आपके दिमाग से कराऊंगा, इसके लिए कोई फॉर्मूला, कोई कंसेप्ट, कोई ट्रिक या किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ आपको आवश्यकता है तो क्या आवश्यकता है? आपके दिमाग में चीजों को इवैल्यूएट करने की। तो देखिएगा, अगर 5 वस्तु की खरीद पर, अगर 15 वस्तु खरीद पर 5 वस्तु दुकानदार आपको फ्री दे रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दुकानदार आपको 20 वस्तु देना चाह रहा है। तो मान लो, मानना भी नहीं है, सोच लीजिएगा कि अगर एक वस्तु उसके लिए 100 रुपए की है, तो अगर एक वस्तु अगर 100 रुपए की है तो 20 वस्तु कितने की हो जाएंगी? 2000 रुपए की हो जाएंगी। समझो बड़े आराम से। और जब एक वस्तु 100 रुपए की है, 10 रुपए की भी ले सकते हैं, 20 रुपए की भी ले सकते हैं, लेकिन ये मान के चलें कि एक वस्तु कितने की है? 100 रुपए की, तो 20 वस्तु कितने की होगी? 2000 रुपए की। अब सोचो पहली कंडीशन में क्या करा उसने? 5 वस्तु आपको मुफ्त दे दी, तो मतलब ये कह सकते हैं कि उसने 500 रुपए का माल उसने छोड़ दिया। 2000 रुपए में से 500 रुपए का माल उसने छोड़ दिया आपको, कहीं नहीं, 5 वस्तु छोड़ दी। तो कितने की वस्तु, कितने रुपए का माल दे रहा है आपको? 1500 रुपए का। अब उसके उपरांत मान लो अगर आप जानने वाले हुए तो उसने क्या किया? 5 वस्तु 20% उस पर एक्स्ट्रा दे दिया। तो मान लो अगर डिस्काउंट अगर देगा तो कितने पे देगा? वो 1500 रुपए पे। तो अगर 1500 रुपए डिस्काउंट देगा तो नॉर्मली बात है कि इस 1500 का 20% निकालना बहुत ईजी काम होता है। अगर वैसे भी निकाल लेते हैं तो आप ये जान लेते हैं कि 1500 का अगर 20% डिस्काउंट निकालेंगे तो बड़े आराम से आप देख सकते हैं कि ये आ जाएगा कितना? 300। तो अब ये सोचो कि यहां से 300 रुपए का डिस्काउंट उसने फिर दिया एक्स्ट्रा डिस्काउंट देके, तो यानी वस्तु कितने की बेच रहा है लास्ट मोमेंट पे? उसको 1200 रुपए की। अब एक बात सोचो, ये जो डायग्राम है, पैटर्न है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है, बस सिर्फ एक प्रकार के दिमाग की समझ के आधार पर ये प्रश्न है। अब उस व्यक्ति ने 2000 रुपए के माल को उसको 1200 रुपए में बेच रहा है, तो भाई कितने रुपए यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा है? कंप्लीट डिस्काउंट कितना हुआ? तो आप इस चीज को दिमाग में रख पा रहे होंगे कि जो डिस्काउंट दिया है वो कितना दिया है? 800 रुपए दिया है। अब सोचो कोई व्यक्ति 2000 रुपए के माल को 1200 में बेचेगा तो 800 रुपए छोड़ेगा ही ना। अब 800 रुपए जब उसने छोड़ा है तो यहीं से चीजों को समझना है कि यहां से 800 का डिस्काउंट दिया, कितने पे? 2000 पे। अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप जानते हैं कि यहाँ से चीज़ें आराम से समझ में आ पा रही होंगी। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 40%। इसका आंसर कितना आ चुका है? 40%। तो जब ऐसे प्रश्न आपके दिमाग में आ जाएं तो इन प्रश्नों को करने के लिए कोई फॉर्मूले की, कोई कंसेप्ट की, किसी भी तरीके की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप दिमाग में छोटी सी जो योग्यता है उसको समझने का प्रयास करिएगा और सारे आंसर निकलते चले जाएंगे। जैसे और भी प्रश्न आपके सामने लेते हैं। कई सारे प्रश्न यहाँ से बनेंगे और इन प्रश्नों को सब आराम से 1 बाय 1 करके चलते चलेंगे। सारे प्रश्न जितने भी हैं आए हुए हैं और इन प्रश्नों को आराम से आप कर सकते हैं। जैसे ये प्रश्न, बड़ा अच्छा प्रश्न आपके सामने है, यूपीएससी ने दिया है। और यूपीएससी ने जब प्रश्न दिया तो कुछ सोच के ही दिया होगा कि आपके दिमाग की समझ को परख करता है, क्योंकि अगर इसमें मैथ्स पूछने लगा, वो रीजनिंग पूछने लगा, तो फिर बाकी एग्जामों में रोल अलग हो जाएगा। मैथ्स रीजनिंग को नहीं पढ़ना है, सिर्फ अपनी समझ को विकसित करना है। लाइक Rakesh had money to buy 8 mobile handset of a specific company. But the retail offered very good discount on this particular handset. Rakesh could buy 10 mobile handset with the amount he had. What was the discount the retailer offered? It means राकेश के पास एक खास कंपनी के लिए 8 मोबाइल खरीदने के लिए क्या है? पैसे हैं, लेकिन रिटेलर ने क्या करा? उस पर कुछ डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट देने के बाद डिस्काउंट भी क्या दिया उसने? अच्छा डिस्काउंट दिया। तो राकेश ने अपने पास जितनी भी रकम थी उससे 10 मोबाइल खरीद सकता है। तो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि फुटकर विक्रेता ने कितना परसेंट की डिस्काउंट दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ माइंडेड क्वेश्चन है। दिमाग में जाओ, आपके दिमाग में एक समझ होगी तो इन प्रश्नों को आराम से कर सकते हैं। जैसे कैसे करेंगे देखो, समझते हैं। इसके लिए क्वेश्चन देखा जाए तो ये डिस्काउंट का है। अब डिस्काउंट के लिए फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूं कि किसी भी चीज के लिए यहाँ फॉर्मूले की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी। बस आपके दिमाग में जो बैठा हुआ एक इंसान है जो सोच सकता है, उसको आप अगर आप बढ़ाएंगे तो सारे आंसर निकल जाएंगे। मैं पूरे मैथ्स को आपको ऐसे पढ़ाऊंगा, पूरी रीजनिंग को ऐसे पढ़ाऊंगा, कंप्रीहेंशन के जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, मानक होते हैं, कैसे कैसे करना चाहिए, उन सबको एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको बताऊंगा, जहां आपको लगेगा कि सीसेट करना तो बहुत ही आसान था।
तो इस डर को दूर करने के लिए आप आइए, जुड़िए, एंजॉय करें मेरे साथ पूरे सीसैट का, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे एक बात सोचिएगा इस प्रश्न को करने के लिए, अगर मैं डिस्काउंट बेस पे जाऊंगा तो सोचो, कंपनी ने 10 मोबाइल हैंडसेट की कीमत पर उसके पास जो है 8 हैंडसेट की। अब सोचो, ये सारे आंसर वन बाय वन करके बिना कलंगे भी आ सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी दिमाग में समझ विकसित करने के लिए हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा। जब एक राकेश के पास 8 मोबाइल खरीदने की कीमत है, लेकिन उसने डिस्काउंट दिया और डिस्काउंट देने की वजह से वो 10 हैंडसेट खरीद सकता है, तो सोचो कंपनी 10 हैंडसेट के पैसे से जो माल बेच रही है, 10 हैंडसेट दे रही है, लेकिन ले कितने का पैसा रही है? 8 का। यानी 10 हैंडसेट देने के बाद 8 का पैसा ले रही है, तो आप ये खुद इवेलुएट कर पा रहे होंगे कि वो 2 हैंडसेट का पैसा क्या कर रही है? डिस्काउंट दे रही है। कितने से? 10 से। लो जी, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, आपके आंसर कितना आ जाएगा? 20%। आगे आंसर 20%। ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में दिए जाएं तो क्या होगा? आप कैसे करेंगे? बड़े आराम से कर लेंगे। ये समझ का क्वेश्चन है, दिमाग का क्वेश्चन है, इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और ये प्रश्न यूपीएससी के सीसेट में दिया हुआ है। आगे चलते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चनों की भावनाओं को, क्या क्या कहना चाह रहा है आपसे। सारे क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि जहां लगे कि आपके दिमाग में बहुत इवेलुएट तरीके दीजिए। अब देखो, सारे प्रश्नों को वन बाय वन करके करेंगे, हमें लगेगा बड़ा मजा। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने दिया है, क्या है एक बार पढ़ें सभी लोग। पी क्यू की तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य करता है, जबकि पी और क्यू एक साथ मिलकर आर की तुलना में 4 गुना तेजी से कार्य कर सकते हैं। यदि पी क्यू और आर एक साथ मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो उन्हें आपस में अपनी आय को किस अनुपात में बांटना चाहिए? इट मीन्स पी वर्क्स 3 times फास्टर देन क्यू, while पी एंड क्यू टुगेदर कैन डू 4 times as fast as आर। इफ पी क्यू एंड आर टुगेदर डू सेम वर्क, देन व्हाट रेशियो शुड द डिवाइडेड देयर इनकम अमोंग देमसेल्फ? एक बात सोचो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से भी उठा दिया, ये क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन से भी उठा लिया, ये क्वेश्चन का एक स्ट्रक्चर क्या है? डिविडेंस यानी पार्टनरशिप से भी उठा लिया। अब इसके लिए हमें 3-4 फॉर्मूले याद होने चाहिए, लेकिन यार नहीं, ये सब दिमाग के क्वेश्चन हैं। कैसे करते हैं, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना और इस चीज को आराम से करते हुए चले जाएंगे। जैसे आइए चर्चा कर लेते हैं इस मंच पर। 3 व्यक्ति हैं, एक तो पी है, एक क्यू है और एक आर है। फर्स्ट लाइन क्या बोल रहा है? पी वर्क्स 3 times फास्टर देन क्यू, यानी पी की जो तुलना है कार्य करने की कितना है? 3 गुना है। तो अब एक बात सोचो, पी की जो कार्य करने की कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो आर क्यू से 3 गुना है। तो अगर ये 1 करेगा तो कितना करेगा? वो 3 करेगा। सोचो बड़े आराम से। इसका मतलब क्या हुआ? अगर पी 3 रोटी खाएगा तो वो 1 रोटी खाएगा, या फिर कह सकते हैं पी 3 काम करेगा तो क्यू 1 काम करेगा। ये नॉर्मली बात है, इसके लिए आपको कोई ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है पढ़ने की, इसके लिए आपको कोई मैथ्स की पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, इसके लिए आपको रीजनिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बट यहाँ जो बैठा हुआ इंसान है उसे समझदारी के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उसके बाद आगे बोल रहा है जब पी क्यू एक साथ मिलकर काम करते हैं, राइट? जब पी और क्यू जब मिलके काम करते हैं तो उसने क्या बोला? आर की तुलना में 4 गुना तेजी से कार्य करते हैं, यानी आर की तुलना में 4 गुना। मतलब अगर 1 करेगा तो कितना करेंगे? 4 करेंगे। इसके लिए भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब एक बात सोचो, आप देख पा रहे होंगे कि यहां से आई थिंक यू नो कि दोनों की जो क्षमता का योगफल है कितना है? 4 है। देखो 4 यहां भी आ रहा है और आर यहां से कितना है? 1 है। तो अब आर कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो अब एक बात सोचो, जब यहां से तीनों की कैपेसिटी का रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? यहां आप देख पा रहे होंगे 3 किसका हो जाएगा? पी का, और क्यू का कितना हो जाएगा? 1, और आर का भी कितना आ चुका है? 1। इस तरीके से इसका आंसर कितना आ चुका है? 3:1:1। क्या करें? टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सोचो, ऐसे प्रश्न करने के लिए लोग मैथ्स पढ़ेंगे? ऐसे प्रश्न करने के लिए लोग रीजनिंग पढ़ेंगे? नहीं ना। सिर्फ यहाँ जो बैठा हुआ है, यहाँ कौन बैठा हुआ है? आपका वो मस्तिष्क जिसने सोचा है कि लवास ना जाना है, आपका वो दिमाग जिसने सोचा है कि हमें कुछ करना है समाज में, आपकी वो मन की इंद्रियां जिसने सोचा है कि हमें समाज के लिए कुछ देना है। तो देने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो उसका एक ही ऑप्शन है कि इसको आगे समझाना पड़ेगा। और देखते हैं, देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं। सारे क्वेश्चनों को आप 1 बाय 1 करके करेंगे और इन चीज़ों के लिए आपको मैथ्स की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मैथ्स को नहीं पढ़ना है, अपनी समझदारी को समझदारी के ट्रैक पर कन्वर्ट करना है। जितना आपने अपनी समझदारी को समझदारी के ट्रैक पर कन्वर्ट कर लिया, वहाँ सीसेट बहुत आसान बन जाता है। क्लियर? क्योंकि जितने भी यूपीएससी में प्रश्न आते हैं, चाहे जीएस का 1 पेपर हो चाहे जीएस का 2 हो, सारे व्यवहारिक प्रश्न आते हैं। और जब व्यवहारिक प्रश्न आएंगे तो वहां आपको इंटरेस्ट आएगा कि हाँ वास्तविकता क्या है। जैसे मान लीजिए कि 9 व्यक्तियों का औसत वजन 50 किलोग्राम है,
प्रथम 5 व्यक्तियों का औसत वजन 45 केजी है, जबकि अंतिम 5 व्यक्तियों का जो औसत वजन है 55 केजी है। पांचवें व्यक्ति का वजन कितना है? लेट द एवरेज वेट ऑफ 9% बी 50 केजी इज द एवरेज वेट ऑफ द फर्स्ट 5% इज 45 केजी, while the average weight of the last 55 kg is the weight of the 5th person will be। कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसकी लोग एवरेज का फंडा लगाएंगे। चलो हमारे साथ करते हैं, एंजॉय करते हैं इस यात्रा का। यात्रा ही पूरी एंजॉय की है, लोग इसको गम में बदल देते हैं, लोग इसको खुशियों में बदल देते हैं। ये तो एक आनंद की अनुभूति है कि आप तैयारी करने के लिए यूपीएससी के फील्ड में आए। हो सकता है कि ईश्वर ने आपको अच्छी एक सोच दी होगी कि तुम्हें समाज में कुछ चेंज करना है, इसलिए आपके दिमाग में भगवान ने सोचा होगा कि जाइए तैयारी करिए यूपीएससी की। लेकिन तैयारी करनी कैसे है, ये बड़ा दिक्कत का विषय बन जाता है। चलिए 9 मैन है, या 9 क्या, मान लो जो मन कर रहा है 1 2 3 4, या कह सकते हैं कि ए है, बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये 9 व्यक्ति हो चुके हैं। इन सब का जो औसत वजन है, एक वेट है कितना, 50 केजी। तो आप जानते हैं कि यदि हम एवरेज से हम लोग योगफल पे जाते हैं तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे मान लो मैं बोलूं कि एक व्यक्ति का औसत वजन 10 है, दूसरे का 12 है, तीसरे का 16 है या 14 है। आपसे पूछा जाए कि इन तीनों का एवरेज क्या होगा, तो एक ही ऑप्शन है कि जोड़ेंगे, 3 से भाग कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर भी कितना आएगा, 12 आ जाएगा। अब सोचो मैं बोलूँ कि आपसे 12 उनका औसत वजन औसत है और कुल योगफल कितना, तो गुणा करना पड़ेगा 12 × 3 कितना, 36। तो ऐसे ही अगर हमें कुछ इन चीज़ों को जानना है तो यहाँ एक ही ऑप्शन है कि हम अगर देखें कि इन सब का जो औसत वजन है, इन सब का तो एवरेज वेट है वो कितना है, आप ये आराम से कह सकते हैं कि यहाँ 9 लोग हैं, 50 बोल रखा है, तो यानी कितना होना चाहिए, 450 होना चाहिए। यानी 450 9 के 9 व्यक्तियों का एवरेज है किसका, वेट का, योगफल है वेट का।